Hello students of 9th class. In this video we discuss about any topic of your physics book, speed. In previous lecture we discussed about distance and displacement. Okay, तो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया गया कि डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बेसिक पार्ट है आपकी मैकेनिक्स का, जिसे आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया। अब हम सेकंड स्टेज पर चलते हैं, जिसका पहला पार्ट आपका है स्पीड। देखिए, डेली लाइफ में जब आप बात करते हैं मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स सबसे पहले बात आती है मोशन की। तो मोशन को जब हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट दौड़ रहा है, चल रहा है। देखिए, अब बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास 2 रनर है, एक रनर आपके पास ए है, एक रनर आपके पास क्या है, बी है। सपोज करते हैं कि रनर ए आपका 10 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में मूव करता है, और एक रनर बी है जो 12 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, जितना ही ज़्यादा फास्ट होगा, मतलब उसकी स्पीड उतनी ही लार्ज होगी। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो स्पीड लार्ज है वो किसकी है, बी की, इस केस में। तो इस केस में जो स्पीड लार्ज है, जो फास्ट मूव कर रहा है, वो है आपका बी, क्योंकि यहाँ पर कम समय में लार्ज डिस्टेंस मूव की गई। यहाँ पर चलिए अनादर एग्जांपल लेते हैं। रनर ए है जो 5 सेकंड में 10 मीटर मूव करता है, अनादर रनर है जो 6 सेकंड में आपका 10 मीटर मूव करता है। तो आपको पता है कि जो ज़्यादा समय में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका कम स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पर ये टाइम कम ले रहा है, इसलिए कम टाइम में इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, इसलिए ये फास्ट हो गया इस केस में। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि एक रनर ए है जो 4 सेकंड में आपकी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और दूसरा रनर बी 15 सेंटीमीटर या कह दीजिए 16 सेंटीमीटर आपका ये कह दीजिए कि 5 सेकंड में ट्रैवल करता है। आप बताइए इस केस में किसकी स्पीड जो है वो लार्ज है, इसकी स्पीड लार्ज है। तो यहाँ पर तो कॉमन आइडिया आपको टाइम से मिल गया था, यहाँ पर कॉमन आइडिया आपको डिस्टेंस से मिल गया था। अब यहाँ पर कोई कॉमन डाटा नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप ये पता लगा सकें कि कौन सा ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि समान समय में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी स्पीड क्या होती है, लार्ज होती है। तो अब यहाँ पर टाइम इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो उस कंडीशन में भी आपका टाइम इक्वल हो जाएगा। बट हमारे पास एक नया मेथड है, अलग मेथड है कि हम यहाँ क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को क्या करेंगे, यूनिट कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, तो टाइम इक्वल हो जाएगा। जिसने भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा। तो अब देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय runner A in 4 seconds is equal to 10 meter. So in 1 second this will be 10 by 4. Okay, and for in second case 5 second में कितना हुआ आपका 16, 1 second में कितना होगा 16 by 5, डिवाइड कीजिए, ये आपका होगा 2.5, ये यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 5 3 जा, और ये आपका 5। ठीक है, तो ये आपका 2.5 हुआ, या 3.5 हुआ, 3.2, दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो आपकी लार्ज होगी। तो कैसे पता चला, हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्टेंस को डिवाइड किया किससे, टाइम से। तो ये क्या हुआ आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि हम स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऐसे हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं स्पीड की। ये आपकी जनरल डेफिनेशन है, इसके कुछ स्पेशल केसेस है वो आपको इसके बाद बताए जाएंगे। तो पहले इसी की डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड of any moving object
कुछ पॉइंट्स है इसमें जो भी आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, ये बेसिक पार्ट है, ठीक है ना, तब बताया जा रहा है। द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज the ratio of the distance traveled by the object to the time taken। ओके, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका रेशो किसके साथ, जो उसने मूव करने में टाइम लिया है। इट इज डिनोटेड बाय v। कभी कभी ऐसे भी डिनोट किया जाता है, तो हम इसे v लेकर चल रहे हैं, u भी ले सकते हैं। तो दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन और टाइम इंटरवल। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, स्पीड फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आगे चलिए, अब आपने एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है या वेक्टर है, आपको कंफर्म करना होगा। अब आप यहाँ पर देखिए जरा, डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप देखिए डिस्टेंस सपोज 10 है और टाइम आपका सपोज 2 है, तो आपको 5 आंसर मिलेगा, और 5 भी आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। हियर स्पीड ऐसे क्या दीजिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी whose sorry यहाँ पे ओके, whose SI unit is or MCAS system unit is the unit of distance is meter and the unit of time is second, meter per second। क्लियर है ना। तो जो आपका स्पीड है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, ऐसा मीटर पर सेकंड। एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड होगी, और जो सीजीएस सिस्टम होता है उसमें आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट को आप याद रखिए। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो आपको डेफिनेशन बताई गई इन जनरल, ये डेफिनेशन किस केस में है। आप देखिए डेली लाइफ में जब आप बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो क्या उसकी स्पीड आपकी ओवरऑल सेम रहती है, तो आंसर होगा नो। बट हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कंसिडर किया है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है तो उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है एक किसी पाथ पर कि उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। इस बात को भी आप यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, आगे आपको बताया जाएगा। क्लियर है ना। तो यदि ऐसा होता है कि इसकी स्पीड में लगातार चेंजिंग होती है, तब उस कंडीशन में हम कैसे बताएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है ना। एक केस ये हुआ। दूसरा केस ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि कोई आदमी, यदि मान लिया कोई पर्सन है, वो आपका यहाँ से मूव करना शुरू किया और वो कहीं पर जाता है बाइक की हेल्प से, और उससे पूछते हैं कि आपकी स्पीड कितनी रही होगी, वो आंसर देता है कि 45 किलोमीटर पर हावर्स या 60 किलोमीटर पर हावर्स या 70 किलोमीटर। तो उसने एग्जैक्ट आंसर कैसे दिया, जबकि उसकी स्पीड कहीं पर 0 भी रही होगी, कहीं पर 10 भी रही होगी, कहीं पर 20 भी रही होगी, कहीं पर 90 भी रही होगी, बट उसने आंसर 70 कैसे दिया।
तो इसका आंसर होता है कि वो जो हमें आंसर दे रहा है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ना बताकर वो हमें उसकी एवरेज वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक अनदर थिंग की स्टडी करेंगे स्पीड की, जिसे हम बोलते हैं एवरेज वैल्यूज, एवरेज स्पीड। तो एक हो गई एवरेज स्पीड, दूसरा हो गया यदि इसकी स्पीड पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो तो हम इसके ओवरऑल रीजन में तो नहीं बताएंगे, हमें इस पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्पीड को डिफाइन करना होगा। तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम दो अनदर पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आपका होगा एवरेज स्पीड और दूसरा आपका होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। ये डेफिनेशन आपकी उस कंडीशन में है जब वो ओवरऑल रीजन ए बी में सेम स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है ना? तो ये उस कंडीशन में है जब आपका वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए कैसे, सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, ये बी पर पहुंचता है और उसके बाद ये सी पर पहुंचता है, उसके बाद ये बी पर पहुंचता है। यहाँ पर इसने डिस्टेंस आप एस से शो करते हैं तो एस ले लीजिए, S1 या D1 ले लीजिए, आपने पीछे लिया था डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2, ये डिस्टेंस D3। ये डिस्टेंस D1 इसने T1 टाइम में ट्रैवल की, ये T2 टाइम में ट्रैवल की और ये T3 टाइम में ट्रैवल की। ठीक है ना? तो जब आप देखिए कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स में इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में यदि वो पूछता है कि ए से बी तक इसकी स्पीड क्या रही होगी तो उसे हम बोलेंगे उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, आप देखिए हम ये मानकर चलेंगे अपने माइंड में इसकी इसके ओवरऑल रीजन में इसकी स्पीड सेम रही होगी। तो हमें क्या चाहिए, कितनी डिस्टेंस ने ट्रैवल की और उसमें कितना समय से लगा होगा। तो हमेरा जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, द एवरेज स्पीड of any moving object is defined as the ratio of the total distance to the total टाइम टेकन। ओके, दैट इज, इसे डिनोट करेंगे बी एवरेज, और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं बी मीन, और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं एवरेज को बार लगाकर, आपने पढ़ा होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। This will be equals to D1 plus D2 plus D3 by T1 plus T2 plus T3। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये भी पॉइंट। तो यहाँ तक हुआ। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है जो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स में भी यूज़ करने हैं, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दो केसेस हो सकते हैं कि इन इंटरवल्स की जो आप ले रहे हैं इन सभी इंटरवल्स में टाइम सेम हो बट डिस्टेंस डिफरेंट। दूसरा केस ये हो सकता है कि डिस्टेंसेस सेम हो बट टाइम टेकन क्या हो, डिफरेंट हो। तो इन दोनों कंडीशंस में देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल केस फर्स्ट। स्पेशल केस फर्स्ट कौन सा केस है? इफ D1 equals to D2 equals to D3,
क्लियर है ना। और ये कंसीडर हमने कर लिया कि ये जो इक्वल है ये किसके इक्वल है, एक्स। बट जो टाइम टेकन है आपका t1 इज नॉट इक्वल टू t2 एंड t3 इज नॉट इक्वल टू t। क्लियर है ना। बट एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो आपने पार्ट्स लिए हैं ए बी सी एंड डी, मान लीजिए यहाँ पर स्पीड v1, स्पीड v2 एंड स्पीड v3, यहाँ टाइम t1, टाइम t2 एंड टाइम t3, और ये d1 d2 d3 आपके इस तरीके से मेंशन है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि जो आपका v एवरेज है वो क्या था, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। चलिए d1 की जगह तो आप रख सकते हैं क्या, x, x प्लस x प्लस x डिवाइडेड बाय व्हाट इज t1। अब आप t1 को क्या करना है, यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि v1 इक्वल्स टू d1 बाई t1 दैट इज इक्वल टू x बाई t1। क्लियर है ना। पुट करिए implies that t1 equals to x by v1। ओके, पुट करिए t1 की वैल्यू x by v1 प्लस सिमिलरली x by v2 प्लस x by v3। ओके, एंड नाउ जरा कॉमन ऊपर हो जाएगा 3x और नीचे से x आपका कॉमन आ जाएगा, ये आपको बनेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। x से x आपको कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे देखिए क्या मिलता है आपको, 3 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 1/v3। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 3 केसेस में, ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसे 2 के लिए यूज़ करना चाहें तो 2 के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो 2 के लिए यूज़ कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इसे यदि 2 के लिए यूज़ करेंगे आप तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ले लीजिए, है ना। तो 2 के लिए कुछ ऐसा होगा आपका रिजल्ट। चलिए तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी टाइप की आती है। तो ये आपका कुछ इस टाइप का हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं काफ़ी इजली। तो एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये आपका v एवरेज बन गया। तो डायरेक्टली आप वैल्यूज, यदि आपको स्पीड्स नोन है तो डायरेक्टली आप स्पीड से उसकी एवरेज स्पीड इस केस में निकाल सकते हैं। कंपटीशन लेवल में काफ़ी यूज़ किया जाता है ये कंसेप्ट। अब चलते हैं सेकंड केस में। चलिए केस सेकंड में क्या होगा, इफ आपका d1 डज नॉट इक्वल टू d2 बट t1 इक्वल्स टू आपका क्या होगा t2। सपोज कर लीजिए वो कितना है t। उस केस में क्या होगा कि v एवरेज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस। अब आप देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, d1 तो आपका एज इट इज रहेगा d1 प्लस d2 डिवाइडेड t1 इज t प्लस t। क्लियर है ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सिंस आपको पता है v1 इक्वल्स टू है d1 बाई टी, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं d1 बाई टी। तो यहाँ से आप एक बात बताइए d1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 इंटू टी। सिमिलरली d2 कितना होगा, v2 इंटू टी। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, d1 कितना है v1 इंटू टी एंड d2 कितना है v2 इंटू टी एंड डिवाइडेड बाय 2t। अब आप देखिए t से t कैंसिल आउट, दैट इज v1 प्लस v2 बाय 2। तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यदि आपकी 2 स्पीड्स है और उनके बीच में जो टाइम इंटरवल्स है 2 पार्ट्स के यदि में सेम है तो उस कंडीशन में जो उनकी एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड उनकी अलग अलग स्पीड्स के सम के हाफ के इक्वल होगी। क्लियर है ना। और ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का आपने किसमें पढ़ा था, जब आप मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन निकाला था, मीन, ठीक है ना। तो
मीडियंस निकाली थी तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आया होगा। यदि 3 होते तो V1 + V2 + V3 डिवाइडेड बाय 3 कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि एवरेज का मीनिंग होता है कि यहाँ पर इस पार्ट में इसकी स्पीड्स डिफरेंट है, बट एवरेज का मीनिंग होता है कि ये अब 2t टाइम में यदि इतनी स्पीड से मूव करेगा तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा उतने ही समय में। ठीक है ना, क्लियर है। जितने समय में यहाँ से V1 V2 स्पीड से यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है उतने ही समय में इस स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन से वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये आपका कंसेप्ट हो गया एवरेज स्पीड का। सेकंड केस में हम स्टार्ट करेंगे, नया जो आपका टॉपिक होगा वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। आपको लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ना के बराबर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए 9th के सभी बच्चे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट पर फोकस कर सकूँ। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएंगी। ठीक है ना। आपके माइंड में का लेवल कहाँ तक है उसका पता लगाने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।